अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल बस थोड़ी सी मोहब्बत के एपिसोड नंबर 14 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। अगले रोज़ ना उसने दिन का खाना खाया और ना रात के खाने के वक्त सबके साथ आकर बैठा। हमीद अहमद ने भी उसके गैर हाजिरी पर कोई सवाल नहीं किया, जिसका मतलब ये था कि वह खुद फिलहाल हिमान की सूरत नहीं देखना चाहते थे। शाइस्ता को उसकी फिक्र हो रही थी। सब खाना खा चुके तो वो चुपके से उसके कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे पर हल्की से दस्तक देकर उन्होंने नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला तो वो इस दरमियाने मौसम में भी कंबल में दुबका सोता हुआ नजर आया। ममता से मजबूर होकर वह उसके करीब गई और उसके माथे और बालों में हाथ फेरकर प्यार किया। उसके माथे पर उन्हें हरारत महसूस हुई तो उन्होंने दोबारा हाथ रखकर चेक किया। उसे बुखार था। उन्होंने फ़ौरन उसे जगाया। वो ऊँ आ करके भी लेटा रहा और आंखें नहीं खोली। बुखार की शिद्दत इतनी नहीं थी, मगर जख्मों की वजह से वो अपने आप में बोलने और हिलने की ताकत मफकूद पा रहा था। ईमान बेटा उठ जाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया मेरे बेटे ने, कुछ लाऊं खाने के लिए? शाइस्ता की प्यार भरी आवाज़ और उनका फिक्रमंदाना लहजा उसके कान में पहुंच रहे थे, मगर वो उस वक्त किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल की हालत में नहीं था। उसे इतनी नकाहत महसूस हो रही थी कि बोलना तो दूर, आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। शाइस्ता ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो सिर्फ ऊँ ही करता रहा। वो किचन में गई और उसके लिए दूध गर्म करके साथ में डबल रोटी एक ट्रे में रख कर ले आई थी। भूखे रहने से उसे मजीद नकाहत हो जाती। उन्होंने उसे सहारा देकर बहुत मुश्किल से उठाकर बिठाया। बैठने तक वो कराहता रहा। उनका दिल मजीद अंदर ही अंदर मजीद परेशान होने लगा था। उसके सस्पेंशन का उन्हें इल्म नहीं था, मगर घर आकर उमर ने उसके लड़ाई का किस्सा बयान कर दिया था। वो लड़के कौन थे इस बात का किसी को इल्म ना हो सका। अलबत्ता ईमान को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो कौन हो सकते थे। सामने के जख्मों पर दवा लगाकर बैंडेज शाइस्ता ने खुद कर दी थी। आयशा की हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। नफीसा और शाइस्ता ने अपनी तरफ से उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की थी। वह रात उसने शदीद तकलीफ में गुजारी थी, मगर किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होने दिया था कि असल मामला क्या था। अगले रोज यूनिवर्सिटी से वापस आकर ताशा अपने कमरे में जाने लगी तो बिला इरादा ही नजर ईमान के कमरे की जानिब उठी, जहां से ईमान, शाइस्ता और आयशा की आवाज़ें आ रही थी। वो फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर उसके दरवाजे के सामने आ गई थी, मगर सामने का मंजर देखकर उसका दिल एकदम ही बहुत गहराई में डूब कर उभरा था। ईमान अपने बेड पर बिना शर्ट के बैठा था और दोनों खवातीन ईमान के जख्मों पर दवा लगाने की कोशिश कर रही थी। वो वक्तन फवक्तन कराह रहा था और दवा लगाते हुए कभी आयशा का हाथ रोकने की कोशिश करता तो कभी शाइस्ता का, और कभी खुद को दवा से बचाने के लिए यहाँ वहाँ खिसकने की कोशिश कर रहा था। उसके जिस्म पर जाबरा छोटे बड़े नील के निशान थे और 1-2 खराशें भी थी। सीने पर बाएं जानिब एक अच्छा खासा नील पड़ा था। ताशा को मालूम ना हो सका और वह बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसके कमरे में दाखिल हो गई। आयशा ने उसे आते देकर गर्म पानी लाने को कहा तो वह गायब दिमागी से सर हिलाती हुई किचन में आई। पानी गर्म होने तक वह ईमान के जख्मों के बारे में सोचती रही थी। उसे बेख्तियार वो दिन याद आया जब उसकी अदील से लड़ाई हुई थी। यकीनन उस दिन भी उसे ऐसे ही नील आए होंगे, मगर तब इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। पता नहीं वो ये सब कैसे सह लेता था। ताशा को वो बहुत अजीब लगता था, जो जख्मों की तकलीफ पर उफ तक नहीं करता था और मरहम लगाते वक्त उसकी जान जाती थी। अदील और ईमान की लड़ाई के बारे में सोचते हुए वो गर्म पानी का बर्तन लेकर कमरे में पहुंची तो उस वक्त ईमान बेड पर बैठा हुआ नहीं था, बल्कि वो अब पीठ के बल उल्टा लेटा हुआ था। आयशा ने उसे गर्म पानी का बॉल एक जानिब रखने का इशारा किया तो वह बर्तन को रखकर उसके सरहाने के करीब खड़ी हो गई। ईमान के चेहरे का रुख ताशा के मुखालिफ सिमत में था। आराम से यार, इतना दर्द तो मुझे जख्म का भी नहीं हो रहा था जितने जोर से तुम दवाई लगा रही हो, वो कराहते हुए आयशा से कह रहा था। ईमान आराम से लेटो, एक जगह टिक कर। आयशा ने तंबी की, लेकिन दवा लगाना नहीं छोड़ी। उफ यार अम्मी, आप तो रहम करें मुझ पर। पहले ही आपके शौहर ने मुझ पर अपनी जंग आलूद जंगी मशकें आजमाई हैं, अब आप तो पुराने ज़माने की नर्स ना बने। वह दर्द से कराते हुए बेड से खिसकने की कोशिश करने लगा। ईमान आराम से लेटे रहो, वरना मैं उमर को यहाँ बुला लूंगी, फिर वह खुद तुम्हें दवाई लगाएगा। आयशा ने उसके बार बार स्प्रिंग की तरह उछलने पर धमकी दी तो वह पहले बेयकीनी से और फिर तीखे अंदाज में आयशा को देखते हुए बोला, अच्छा भैया को बुलाने की धमकी दे रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि उनका नाम लेने से मैं डर जाऊंगा और शराफत से दवा लगवा लूंगा तो। फौरन माथे के बल सीधे किए। बिल्कुल सही समझी हो, लेकिन यार हाथ हल्का रखना, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। आयशा ने उसकी बात सुनकर उसे कमर के बल लेटने का इशारा किया और गर्म पानी का बॉल उठाकर उसमें छोटा तौलिया डिबोकर गीला किया, फिर ईमान के सीने के नील पे रखा। वह जोर से कर रहा, शायद पानी ज्यादा गर्म लगा था। तकलीफ के तासुरात उसके चेहरे पर वाजे हो गए थे। ताशा ने बहुत गौर से उसके तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख होते चेहरे को देखा था। अम्मी मेरा ख्याल है इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, एक्सरे करवा लें तो बेहतर रहेगा, मुझे लग रहा है इसकी किसी पसली में फ्रैक्चर है। कहते साथ उसने नील पे हल्का सा दबाव डाला तो ईमान के मुंह से दबी दबी से चीख निकली थी। उसने फौरन आयशा का हाथ पकड़कर दबाव डालने से रोका। क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है मुझे। आयशा ने अपने हाथ से उसका हाथ हटाकर उसे घूरा, जैसे नजरों ही नजरों में खामोश रहने की तंबीह कर रही हो।
किसने कहा था झगड़ने को? वो दोबारा तौलिया उसके नील पर रखने लगी थी, मगर इस बार ईमान ने हवा में उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं करो यार, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो वाकईतन तकलीफ में था। आयशा ने आहिस्ता से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और नील पे रखा। वह ज़बान दांतों तले दबाकर फिर कराने लगा। ये चोट किस वक्त लगी तुम्हें? आयशा नील पर टिकोर करने के साथ साथ उससे पूछ रही थी। पता नहीं, शायद किसी ने ज़ोर से डंडा मारा था। आयशा जितनी देर तक उसकी टिकोर करती रही, इसी तरह दर्द से बिलबिलाता रहा। तुम्हें मैं अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। मुझे शक है कि तुम्हारी पसली में कोई मसला है, वरना इतना दर्द नहीं होता तुम्हें, आयशा ने कहा। मैं नहीं जाऊंगा किसी भी अस्पताल, ख्वामख्वाह चीरा लगा देंगे। उसने अपने सीने पर एहतियात से हाथ रख लिया। बेवकूफ़ मत बनो, खून अगर अंदर ही जम गया तो चीरा तो लगाना पड़ता है, वरना नसें रुक जाती है और मजीद मसले होंगे। दोनों बहन भाइयों में अस्पताल जाने और ना जाने की बहस लगी हुई थी। ताशा वापस अपने कमरे में आ गई। कपड़े तब्दील करके मुँह पर पानी के छींटे डालकर वो अपना आँख आईने में देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी थी और फिक्र थी। फिक्र किसके लिए? ईमान के लिए। जाहिर है उसने ताशा के लिए इतना बड़ा राज छुपाया था, उसे फिक्र करनी भी चाहिए थी। वो इतनी तकलीफ किसके लिए सह रहा था? ताशा के लिए। मगर क्यों? उसकी खातिर वो इतनी बड़ी बात क्यों छुपा गया था? ताशा के दिल में यह सवाल पैदा हुआ। नहीं, वो मेरे लिए नहीं, एमल के लिए कर रहा है ये सब। उसके दिमाग ने जवाब दिया, मगर दिल खामोश रहा। दिल ने दिमाग के जवाब पर तायद नहीं की थी। क्या मेरे लिए? लेकिन वो मेरे लिए क्यों करेगा ये सब? मैंने तो कभी उसका साथ नहीं दिया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा, तो फिर वो क्यों कर रहा है मेरे लिए ये सब? क्यों मेरी खातिर वो इतनी बड़ी बात छुपा कर बैठा? यकीनन अगर वो मामू को सब कुछ सच बता देता तो उसकी बचत हो जानी थी, बल्कि शायद मामू उसकी समझदारी के भी कायल हो जाते, मगर वह फिर भी इस बात को दबा गया था। ऐसा क्या है ईमान अहमद जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ताशा के दिमाग में 20 सवालों ने सर उठाया था। उसके वजूद में बैक वक्त कई जज्बात रक्स करने लगे थे। आयशा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ अस्पताल लेकर गई थी। ईमान का एक्सरे करवाकर उसे जो शक था वह ना सिर्फ यकीन में बदला, बल्कि एक नहीं बाकी 2 पसलियों का फ्रैक्चर का भी पता चल गया। दरमियान की 3 पसलियां बाएं तरफ से हल्की हल्की सी फ्रैक्चर थी। ये मालूम नहीं था कि वह लड़ाई के दौरान फ्रैक्चर हुई थी या उमर और बाबा की जान की तफ्तीश के दौरान, लेकिन आयशा ने उसे मुकम्मल रेस्ट पर लगा दिया था। वैसे भी यूनिवर्सिटी से 2 हफ्ते की सस्पेंशन तो लगी ही हुई थी। उसे फिलहाल बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। माइनर फ्रैक्चर था, इसलिए चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अलबत्ता जहाँ खून जम गया था वहाँ से कट लगाकर जख्म को ठीक करना पड़ा। 3 टांके उसके सीने के बाएं तरफ लगे थे। आयशा ने उसे एहतियात से गाड़ी से निकाला और सहारा देकर कमरे तक लाई। वो अपने कमरे में जाने के बजाय नफीसा के कमरे में आ गया। नफीसा ने अपने बेड पर उसके लिए जगह बनाई और उसे लिटाकर उसका माथा सहलाया। फुफ्फो की जान कितना कमज़ोर हो गया एक ही दिन में। अल्लाह पूछे ऐसे बेहिस लोगों को जो दूसरों के बच्चे के साथ ये सलूक करते हैं। कौन थे कमबख्त? अल्लाह करे हाथ टूटे उनके। मेरे बच्चे को कितनी बुरी तरह मारा है इन्होंने। नफीसा लाड प्यार में उन तशद्दुद पसंदों को बद्दुआएं देने लगी तो ईमान तकलीफ के बावजूद हल्का सा मुस्कुराया। फुफ्फो आपका भतीजा इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐरे खैरे से मार खा ले। ये ज़ख्म तो अपनों की मेहरबानी है। उसकी बात का मफहूम समझकर वह एकदम से खामोश हुई। जाने अनजाने में वह अपने भाई और बड़े भतीजे को कोसने लगी थी शायद। क्या कहा डॉक्टर ने? नफीसा ने आयशा की तरफ रुख किया। उसी लम्हे शाइस्ता भी वहीं आ गई। आ गया मेरा बेटा, सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने ईमान के पास बैठते हुए पहले उसे प्यार से चूमा और फिर आयशा से मुखातिब होकर पूछा। आपका बेटा काफ़ी मजबूत आसाब का मालिक और फिक्र करने की भी कोई बात नहीं है। इसके ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर जीशान ने कहा है। लेकिन मुझे पता है कि बाबा जान और उमर से मार खाकर इतना ढीठ हो गया कि अब मार का भी ज़्यादा असर नहीं होता नहीं है इसे। जाने आयशा ने तंज किया था, हकीकत बताई थी, मगर शाइस्ता ने उसे खफकी से घूरा और फिर ईमान की तरफ देखा। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। मैंने इसे कहा भी था कि अस्पताल नहीं जाऊँगा, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं वह अस्पताल वाले कौन से सिलाई कढ़ाई का कोर्स सीख रहे थे मुझ पर। ईमान ने बेचारगी वाला मुँह बनाकर कहा। ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो, 2 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। खाम अम्मी को परेशान मत करो। आयशा ने उसे तंबीही अंदाज में घूरा तो उसने जवाबन आयशा को तीखे अंदाज में घूरा। क्यों? वहाँ तो कह रही थी कैसे बर्दाश्त कर ले तो इतना दर्द, और अब कह रही हो ड्रामे मत करो। ईमान ने आयशा की नकल उतारी। ताशा यूनिवर्सिटी से वापस आई तो नफीसा से कमरे में आने वाली आवाज़ें सुनकर वहीं आ गई। तुमने खुद मना किया था कि तुम्हें सुन ना करें। चुपचाप टांके लगवा रहे थे तो हैरत तो होनी थी, मुझे इसलिए कह दिया था। लेकिन ओवर एक्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तोपा है, हम हाथ लगाएं तो नवाब साहब लड़कियों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वो जो टांके लगा रहे थे उनके सामने कैसे आयरन मैन बन के बैठे थे, जैसे वो तुम्हें नहीं किसी रुई के गद्दे को सी रहे हो। आयशा ने उसे घुरका तो उसने मुंह बना लिया था। तुम्हारी इज्जत रखिए उनके सामने, तुम्हारे कुलीग्स के सामने अगर मैं चीखता तो मैं अच्छा लगता क्या? उसके जवाब पर आयशा ने तीखे अंदाज में उसे घुरा और शाबाश है भाई कहकर बाजू सीने पर लपेट लिया। क्या हुआ? ताशा सारे मंजर को हैरत और नासमझी से देख और सुन रही थी। जाओ किचन से दूध गर्म करके इसमें हल्दी डालकर लेकर आओ। नफीसा ने उसे जवाब देने के बजाय ऑर्डर दे दिया तो वो बनाते हुए बैग और किताबें एक तरफ रखकर किचन में आ गई। जब वो थोड़ी देर बाद दूध लेकर कमरे में गई तो ईमान वहाँ नहीं था। ये कहाँ गया? उसने नफीसा से पूछा। अपने कमरे में गया आराम करने, जाओ उसे दूध वहीं दे आओ।
नफीसा ने चाय नमाज बैठाते हुए उससे कहा तो वह फिर से मुंह बनाते हुए दूध का कप थामे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ईमान के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसका दिल एकदम ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ईमान के कमरे से आयशा की आवाज़ आ रही थी। वो लड़के कौन थे और तुम्हें क्यों मारा उन्होंने? पता नहीं यार, होंगे कोई गुंडे बदमाश, मुझे क्या पता, ईमान ने लापरवाही से कहा। तुमने ऐसा क्या किया जब वो गुंडे बदमाश तुमसे लड़ने आ गए? और उमर बता रहा था कि 2 हफ्ते की सस्पेंशन भी लग गई है तुम्हें। बस जवाब की मुंतज़िर थी मगर ईमान खामोश रहा। ईमान, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, आयशा की संजीदा और हल्की सी गुस्से वाली आवाज़ उभरी। यार मुझे क्या पता, यार किसी और के चक्कर में मुझे पीट कर चले गए तो अब मैं क्या करूँ? वह झंझला गया। 3 टांके तुम्हारी लेफ्ट चेस्ट पे आई और 2 टांके तुम्हारी बैकबोन के करीब। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी बैकबोन डैमेज हो जाती तो चलने फिरने और उठने बैठने से भी कासिर हो जाते तुम। क्यों तुम इस किस्म के वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो ईमान? ईमान ने खामोशी से सर झुका लिया और अपने लब काटने लगा। आयशा को उसकी खामोशी से तकलीफ हुई थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसे असल बात छुपा रहा था। किसी लड़की का चक्कर था ना, वो उसे परेशान कर रहे होंगे और तुम उसे बचाने के लिए कूद पड़े होगे बीच में। आयशा के अंदाजे पर दरवाजे के बाहर खड़ी ताशा का दिल डूब। ये लो तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध, अभी पी लो। ताशा ने कप उसकी जानिब बढ़ाया। उसने खामोशी से थाम लिया। आयशा एक अफसोस और दुख भरी निगाह ईमान पर डालकर उसके कमरे से चली गई। तुम आयशा को सच तो नहीं बताने वाले थे? ताशा ने डरते डरते पूछा। ईमान ने दूध का घूंट लेते हुए उसे नजरें उठाकर चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर बोला, अगर मुझे बताना होता तो पहले ही बता देता, इतनी तकलीफ न झेलता। बेफिक्र हो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। कप खाली करके उसने वापस ताशा को थमाया। वो पुरसुकून होकर वापस मुड़ने लगी लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत रुकी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड हो जाती हूँ और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। ईमान चंद लम्हे खामोशी से उसे देखने लगा, फिर उसके होंठों का एक किनारा हल्का सा ऊपरी उठा। नो थिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइज। क्या मतलब? ताशा के माथे पर बल पड़े। मतलब इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मुझे पता था तुम ख्वामख्वाही मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम्हारी अपनी कोई गर्ज छुपी होगी इसमें। बोलो क्या चाहते हो? ताशा की मुस्कुराहट गायब हुई और वह होंठ भींचकर खफके से ईमान को घूरने लगी। तुम अपने प्यारे हाथों से मेरे लिए 2 हफ्तों तक रोजाना चिकन का सूप बनाओगी? ईमान ने भरपूर मुस्कुराहट उछालते हुए उसे कहा। ताशा तीखी नजरों से उसे देखने लगी। बदला ले रही हो ना? तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने से बचाया, इतना तो हक बनता है ना। ब्लैकमेलर। ताशा मुंह में बुड़बुड़ाकर खफकी से उसे घूर कर बाहर निकल गई। अब उसे 2 हफ्तों तक उसकी ये फरमाइश पूरी करनी ही करनी थी। आखिर वो उसका मोहसिन था। उसका फ्रैक्चर तकरीबन ठीक हो गया था मगर आयशा ने उसे फिर भी एहतियात करने को कहा था। वो पूरे 2 हफ्तों बाद कैंपस में नजर आया तो ईशल उसे देखते ही फौरन उस तक पहुंची। ईमान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना था तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की सस्पेंशन लग गई थी और कुछ लड़ाई वगैरह का भी। हाँ मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक है। वो उससे हमदर्दियाँ समेटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था मगर उसका लहजा पहले से अच्छा था। शायद वो अब उससे खुश रवैया नहीं रखना चाहता था। अच्छा, मैं परेशान हो रही थी। ईशल के चेहरे पर फिक्र के आसार थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पुरखलूस दोस्त किसी दोस्त के लिए परेशान हुआ करता है। ईमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट वाज़े हुई। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम फ्री की ट्यूशन देती रहो और यही बहुत है हमारे लिए। उसका जवाब सुनकर वो मुस्कुराई और फिर जैसे कुछ याद आने पर अपने बैग से कुछ निकालने लगी। लास्ट टाइम तुमने नहीं लिया था, अब लेना पड़ेगा प्लीज़। ये मैं लाई तो अपने लिए थी मगर फ़िलहाल तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ईशल ने ग्लास साइज बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। वो कोई थर्मोस था जिसमें उमन चाय या कॉफ़ी होती है मगर उसमें ईमान के लिए चिकन का सूप था। उसने आहिस्ता से थाम लिया। भूख भी लग रही थी तो कैंटीन चलोगी? ईमान ने इज़हार तशक्कुर के तौर पर उसे लंच के ऑफ़र के साथ इरादा अपनी भूख मिटाने और ईशल से कुछ बातचीत वगैरह का भी था। श्योर। वो मुस्कुराकर उसके साथ होली। कैंटीन में हस्बे मामूल तलबा का रश लगा था। 1-2 मेज़ खाली थी। वो उन्हीं में से एक पर जाके कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने सूप को मेज़ पर एक तरफ रख दिया और ऑर्डर दे दिया। साथ में वो ईशल से हल्की फुल्की बातें करने लगा था। ईशल की नज़रों में ईमान के लिए पसंदीदगी वाज़ेह थी मगर उसने अभी तक ईमान से ना तो खुलकर ऐसी कोई बात की थी और ना ही कोई ऐसी हरकत जो अमूमन लड़कियां उसे देखकर करती थी। वो उसे ट्यूशन दे रही थी जिसकी वजह से वो अब उसकी जूनियर नहीं उस्ताद थी और उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए अब उसे पहले की तरह इग्नोर नहीं कर रहा था। कुछ पता चला कौन थे वह लड़के? ईशल ने बात करनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, उसने सुकून से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए जवाब दिया। तो फिर तुमने उन्हें रिपोर्ट किया? ईशल की हैरत से पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अभी पुरसकून था। ईशल को उसकी पुरसकून अंदाज पर हैरत हुई। कभी कभी तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो। उसने अपनी हैरत को अल्फाज पहनाए। अच्छा, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे अजीब कहा है, वरना अमूमन लड़कियां मुझे हैंडसम कहती हैं। वो शरारतन मुस्कुराया। वो तो तुम हो ही, लेकिन मैं पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ। तुम्हें मैंने लड़कियों से फ्रैंक होते नहीं देखा कभी। मुझसे भी शुरू में तुम खींचे खींचे रहते थे और मुझे लगता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ ना बैठी होती अगर मैंने तुम्हें ट्यूशन्स न दी होती। शायद तुम मेरे एहसान का बदला उतार रहे हो। ईशल ने साबकोई से अपना इजहार ख्याल किया। ईमान का सर खुद ब खुद ऊपर नीचे हिलने लगा। ये बात भी है और कुछ और वजूहात भी, उसने ईमानदारी से कह दिया। ईशल ने सवालिया अब्रू उठाई। कौन सी वजूहात? देखो ईशल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और समझदार भी। वो शख्स बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी तुम लाइफ पार्टनर बनोगी।
लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा दिल तोड़कर अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं भी मजबूर हूँ। मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ईमान के इस कदर साफ कोई पर वो खामोश होकर उसे देखने लगी, शायद अपने जहन में जुमले तरतीब दे रही थी। मैं जानती हूँ दिल पे अख्तियार नहीं होता ईमान, लेकिन ये जैसे चाह ले बस फिर उसे ही चाहता है। उसने नजरें झुकाई, फिर निगाहें उठाकर ईमान को देखने लगी। लाइफ पार्टनर ना सही, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना, उसने पूरे एतमाद से कहा था। ईमान को उसके जवाब पर हैरत हुई, मगर साथ खुशी भी। वो वाकई अच्छी दोस्त बन सकती थी। ईमान उससे बातें करके मुतमईन हो गया। जो बातें उसे उलझन और परेशानी में डाल रही थी उसने ईशल से क्लियर कर ली थी। अब वो दोस्त बन चुके थे। चंद बातें मजीद करके लंच करने के बाद ईशल क्लास के लिए उठी तो उसे सूप पीने की ताकीद करना नहीं भूली थी। ईमान ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया था और उसके जाने के बाद अपने टोले की जाने मुड़ा, जो कब से कैंटीन के दरवाजे से उसे और ईशल को एक साथ देकर शरीरी इशारे कर रहे थे। ईशल की उनकी जाने पुश थे, इसलिए वह नहीं देख सकी। वो उठकर गई तो उन्होंने आकर ईमान के हाथ से सूप झपटा। उसने तीखे अंदाज में उन्हें घूरा। हमें तो आज तक किसी ने छतरी वाली सने प्लास भी नहीं दिया, और मोहतरम को देखो यखनियाँ मिल रही हैं, यखनियाँ। साइम ने यखनियाँ की तान लगाकर थर्मोस का ढक्कन खोला और एक घूंट पिया। ईमान ने झपटने की कोशिश की तो उसने थर्मोस जुनेद की तरफ उछाल दिया। तू अकेला तो नहीं था, उस रोज़ हम भी पीटे थे, और तेरी वजह से हमने 2 हफ्ते की जिला यूनी भी काटी। जिला यूनी? जुनेद की बात पर शुएब ने हैरत से पूछा, और साथ ही उसे थर्मोस झपट कर एक घूंट भरा। जिला वतनी होती है वैसे जिला यूनी। यूनी शॉर्ट फॉर यूनिवर्सिटी। जुनेद ने अपनी बात समझाकर थर्मोस वापस पकड़ा। इधर दो, मेरे लिए था कि ईमान ने झपटने की कोशिश की, मगर वो तीनों एक दूसरे की जानिब थर्मोस पास करते रहे, यहाँ तक कि ईमान के लिए बमुश्किल एक खून बचा था। तब जाकर उन्होंने थर्मोस ईमान के हवाले कर दिया। ईमान ने थोड़ा सा सूप देखकर उन्हें जिद होकर घूरा। सूप तो अकेले पीने वाला था, एक लड़की ने सूप क्या दिया, इतने पुराने दोस्तों को भी भूल गया, खुद गर्ज इंसान। शुएब ने फाफे कुटनी की तरह उसे घूरते हुए होंठों पर सूप का जायका महसूस करते हुए जबान फेरी। सारा तो तुम लोग पी गए हो, अब मैं क्या पीऊँ? उसने रूठे अंदाज में कहकर थर्मोस वापस मेज पर पटकने के अंदाज में रख दिया। सैम ने उसके गले में अपना बाजू डाला। अरे यार, नाराज क्यों होता है? चल तुझे 5 स्टार होटल में सूप पिलवाते हैं। मैंने लंच कर लिया, तुम लोगों ने जो ठूसना है खुद जाकर ठूसो, मैं नहीं जा रहा। उसने नरूठे अंदाज में जुनेद के बाजू निकाल कर मुंह बनाकर हाथ सीने पर बांध लिया। कितनी गलत बात है यार, होने वाली भाभी का लाया सूप हमने पी लिया। शुएब ने पैंतरा बदलते हुए मसनूई अफसोस से सर हिलाया। ईमान ने बेसाख्ता आगे होकर उसका मुंह बंद करवाया। दिमाग दुरुस्त है, वो दोस्त है बस, वो भी तुम लोगों की वजह से मैं उससे थोड़ा नरमी से पेश आ जाता हूँ कि मेरे निकम्मे और नालायक दोस्तों को फ्री ट्यूशन दे रही है। हाँ बिल्कुल, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वापस हमानी खेज मुस्कुराहटों का तबादला करते हुए सर हिलाने लगे। वो सिर्फ दोस्त था और कुछ नहीं। ईमान ने फिर से उन्हें बावर करवाया। तो हमने कब इनकार किया इस बात का? वो तीनों मानी खेज मुस्कुराहट से जाए उसे देखते हुए सर हिलाने लगे। दोस्ती मोहब्बत से ज्यादा गहरा रिश्ता है, शुएब बोला। ईमान ने जिद होकर उसे घूरा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। ईमान उनकी नजरों से उलझन सदा होते हुए सूप वाला थर्मोस उठाकर खुद भी उठ खड़ा हुआ। ओए होए, लड़का तो शर्मा गया यार। उसे अपने पीछे वो तीनों हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए सुनाई दिए। मिड टर्म के बाद ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए प्रोजेक्ट की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। ये उनका सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, इसलिए फाइनल प्रोजेक्ट पर उनकी पूरी तवज्जो थी। थ्योरी के सब्जेक्ट्स उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाकर कवर कर लिए थे, और प्रोग्रामिंग में ईमान सबसे तेज था। उसने अपने प्रोजेक्ट पे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था, मगर वक्त तो बहरहाल लगना ही था। इस दौरान ईमान और ताशा के दरमियान रावी चैन ही चैन लिख रहा था, क्योंकि ईमान के पास फिलहाल उसे तंग करने का वक्त नहीं था, और ताशा उस दिन के बाद से खुद ईमान के साथ कुछ नर्म हो गई थी। बचपन के सारे पंगे एक तरफ, मगर ईमान का दिल वाली बात घर वालों से छुपा लेना उसके लिए किसी एहसान से कम नहीं था। लेकिन अपनी आईफल टावर से भी ऊंची आना की वजह से वो इस बात का बरमला एतराफ़ तो नहीं कर सकती थी। ईमान का क्या भरोसा था उसकी एहसानमंदी पर मजीद फैल जाता। ताशा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी और ईमान अपनी पढ़ाई में। रमज़ान शुरू हुआ तो सबकी रूटीन में आम दिनों की निस्बतन फ़र्क आ गया था। सहरी के बाद ताशा और ईमान नहीं सोते थे, उन्हें यूनिवर्सिटी जाना होता था। ताशा ईमान के साथ ही बाइक पर जाने लगी थी, क्योंकि रोज़ा रखकर पॉइंट में जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। ईमान चूंकि जल्दी निकलता था तो उसे भी तैयार होकर जल्दी उसके साथ जाना पड़ता था। यूनिवर्सिटी से वो 2 बजे तक आ जाते थे और फिर असर तक सोते थे। ईशा के बाद तरावी पढ़ने ईमान, उमर और हमीद अहमद के साथ करीबी मस्जिद जाता था और फिर आकर सो जाता था। रमज़ान की बरकत ने सबके घरों को मेहमानों की रौनकें भी बख्शी थी। हर हफ्ते में किसी न किसी के घर इफ्तारी का एहतमाम होता था। एक रोज़ हमीद अहमद ने दोनों बहनों और साली को इफ्तार और खाने की दावत दी थी। इतवार का दिन इसलिए चुना था कि सबको ही छुट्टी होती थी। सब लोग असर के बाद आना शुरू हो चुके थे। शाइस्ता और अनीसा किचन में थी। ईमल और अलीना भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई थी। ताशा, फारिया और रेरसा लाउंज में एक तरफ को बैठी बातें कर रही थी। हमीद अहमद शगुफ्ता के शौहर से बातें कर रहे थे। उमर अभी नहीं आया था। जलाल बज़ाहिर अपने वालिद की गुफ्तगू की जानिब मतवज्जा था, मगर उसकी नज़रें वक्तन फ़वक्तन ताशा की जानिब उठ रही थी।
ईमान को शाइस्ता ने कुछ चीज़ें लाने के लिए मार्केट भेजा था। इफ्तारी से 20 मिनट पहले वो चीज़ें ले आया था। 5 मिनट बाद उमर भी आ गया। सब लोगों ने डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली थी। मर्द 4 ही थे, सो एक तरफ की कुर्सियों पर बैठ गए थे। अलबत्ता सरबराही कुर्सी पर हमीद अहमद ही थे और बाकी कुर्सियां खवातीन ने संभाल ली थी। ईमान के ऐन सामने ताशा बैठी थी। इफ्तारी से चंद मिनट पहले हमीद अहमद ने इज्तिमाई दुआ की और फिर सायरन बजा तो सबने इफ्तार की दुआ पढ़कर रोज़ा खोला। मेहमानों को सर्व करते करते ईमान ने टेबल के नीचे से ताशा को पांव मारकर मतवजा करना चाहा। उसने घूर कर ईमान को तंबीही नजरों से देखा। ईमान ने आंखों में से चिकन पैटीज पकड़ाने को कहा। ताशा ने उसका मतमय नजर जानकर कमाल चालाकी से प्लेट में बचा आखिरी पैटीज ज़बरदस्ती जलाल के प्लेट में डाल दिया। अच्छी तरह खाओ ना, तुम तो कुछ ले भी नहीं रहे। ताशा ने बड़ी अपनाइयत से जलाल को पैटीज के बाद चिकन रोल भी पकड़ाते हुए कहा था, जिस पर ईमान को न सिर्फ उसकी हरकत पर गुस्सा आया था बल्कि जलाल से बेतकल्लुफी से बात करने पर भी वो जबड़ा भींच गया था। जलाल को ताशा का ये अंदाज अलग ही तरीके से भाग गया था। उसने पहले कभी जलाल से यूं अपनाइयत भरे लहजे में बात नहीं की थी। जलाल ने गहरी नजर ताशा के चेहरे पर डालकर शुक्रिया कहा और रोल को उसके हाथ से यूं पकड़ा कि ताशा की उंगलियां भी उसकी उंगलियों से मस हो गई। ताशा ईमान को चिढ़ाने में मसरूफ थी, इसलिए जलाल का जानबूझकर उसकी उंगलियां छूना महसूस नहीं कर सकी थी। इरसा ने ईमान को होंठ भींचे ताशा की तरफ देखते हुए पाया तो फौरन अपने हिस्से का पैटीज अपनी प्लेट से उठाकर ईमान की प्लेट में डाल दिया। ये तुम खा लो, मुझे ये इतना पसंद नहीं है। ईमान भी जानता था कि ये बात उसने सिर्फ ईमान का दिल रखने के लिए कही है। सबके सामने खुद को कंपोज करते हुए उसने चुपचाप पैटीज मुंह में डाल लिया और ताशा को घूरते हुए चबाने लगा। इरसा उसके सारे तशक्कुर की मुंतजिर ही रही, मगर उसने भूल कर भी उसकी जानिब निगाह नहीं की थी। वह दोबारा इरसा को बेतकल्लुफ करने की गलती नहीं कर सकता था। इफ्तार के बाद खाने की गुंजाइश तो न बची थी, मगर तमाम था तो सबने चखा जरूर था। ईमान और अलीना ने अलबत्ता खाने में शिरकत नहीं की थी। वो डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर बैठ गए थे। ईमान के हाथ में टीवी का रिमोट था जिसे वो चैनल सर्चिंग में मसरूफ था। बात सुनो, तुम्हारा ये कज़न कुछ अजीब सा नहीं है? अलीना ने ईमान को मुखातिब करके उसके कान के करीब आहिस्ता से सरगोशी की। क्यों, क्या हुआ? वह हैरान नहीं हुआ था, सिर्फ पूछ रहा था। मैं उस वक्त से नोटिस कर रही हूँ, पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, मगर ये मेरा वहम नहीं है। तुम्हारा कज़न जब से आया ताशा पर नजरें लगाकर बैठा। अलीना के इंकशाफ पर ईमान को अंदर ही अंदर शदीद गुस्सा आया था, मगर उसने चेहरे से जाहिर नहीं किया। एक नज़र पीछे मुड़कर ताशा पर डाली तो वह मुस्कुराते हुए जलाल से कुछ कह रही थी। तुम्हारी अपनी कज़न जो उससे फ्री हो रही है। ईमान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था, ताशा के जलाल से बातें करने पर या जलाल के ताशा को देखने पर। देखो, बातें करना अलग बात है, मैं भी तुमसे बातें कर रही हूँ, उमर भाई भी सबसे बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही हैं मुझे। कुछ ठीक नहीं है, ताशा को उससे दूर रखो। अलीना ने राजधारी से कहा तो ईमान ने चैनल तब्दील करते हुए तन से हंकारा भरा। जैसे मेरी बहुत मानती है। मानती तो है, अलीना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बहुत, मैंने जब पैटीज मांगा तो जलाल को दे दिया। बहुत मानती है। उसने आंखें घुमाई और फिर टीवी की जानिब मोड़ा। अलीना ने उसके अंदाज पर मुस्कुराई। तुमने ताशा से क्यों मांगा? इरसा से मांगते। देखो, उसने बगैर मांगे तुम्हें अपना हिस्सा भी दे दिया। वैसे है बहुत प्यारी, तुम्हारे साथ सूट भी करती है, अलीना ने मानी खेजे से कहा तो ईमान ने दहल कर उसे देखा। प्लीज़ यार, तौबा करो, मुझे लगता है कि वह तुम में इंटरेस्टेड है। अलीना ने आंखें छोटी करके ताशा, जलाल और फारिया से बातें करती इरसा को देखते हुए इज़हार ख्याल किया। लेकिन मैं नहीं हूँ, और ये बात किसी और के सामने ना कर देना। ईमान ने राजदाराना अंदाज अपनाया। उसकी सूरत और अतवार देखकर अलीना की मुस्कुराहट मजीद फैली। मसला क्या? इतनी खूबसूरत लड़की है, तुम्हें पसंद करती है, धीमा धीमा बोलती है, तहजीब व तमीज़ वाली है, आइडियल लड़की है वैसे, वाइफ मटीरियल। शादी कर ले उससे, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। उसने महज ईमान को छेड़ने की खातिर कहा था। मैं खुश नहीं रहना चाहता। ईमान ने टीवी की तरफ रुख मोड़ते हुए चिढ़कर कहा था, मगर फिर जैसे अपने अल्फाज पर गौर किया, बेदिहानी में कुछ उल्टा बोल गया था शायद। अच्छा तो ये बात है। अलीना की मुस्कुराहट मानी खेजी में बदली और आवाज़ शरारतीपन में। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? निहारी तो तुम्हारी फेवरेट है ना? ईमान ने कमाल महारत से बात पलटने की कोशिश की, मगर अलीना शायद उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। नाइस ट्राई, उसने मुस्कुराते हुए ईमान किससे कहा तो वो घबराहट में रिमोट रखकर उठ गया। तुमने कुछ देखना है तो लगा लो, मुझे साइम की कॉल आ रही है, प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। वो ये कहकर उठा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया, जो राज शाह ने कब से अपने दिल में छुपा कर रखा था। अलीना जान गई थी। उसने तेज़ तेज़ बालों में उंगलियां चलाईं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था और उसे सिर्फ शक नहीं हुआ था, यकीन भी हो गया था। अगर उसने ताशा को बता दिया तो ताशा तो पूरे घर में हंगामा बर्पा कर देगी और ईमान की शामत आ जाएगी। वह दिल ही दिल में अलीना के मुंह बंद रखने की दुआएं करने लगा। कल तुम जलाल से इतना फ्रैंक क्यों हो रही थी? अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए ईमान उससे कल की बाबत पूछने लगा। मेहमान था, कंपनी दे रही थी बस, ताशा ने लापरवाही से जवाब दिया। क्यों, तुम्हारी फुप्पो का बेटा लगता है जो तुम्हारा उसको कंपनी देना ज़रूरी था? ईमान के लहजे में ना चाहते हुए भी सर्दमोहरी आ गई थी। फुप्पो का नहीं, खाला का, और वो भी तुम्हारी खाला का। ताशा ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। उससे शादी करना चाह रही हो तो बता, फुप्पो से कहकर तुम्हारी रुखसती की तैयारियां शुरू कर देते हैं, एग्जाम्स के बाद डायरेक्ट हाथ पी लें। ईमान के लहजे में ताशा को चुभन और काट साफ महसूस हुई थी। उसने ईमान की कमर में एक धप लगाई। शट अप,
मैं क्यों करूँ उस नमूने से शादी? तोपा तोपा। ताशा ने जैसे झुरझुरी ली थी। ईमान को अपनी पुश्त पर बैठी ताशा के मुंह के जाविये बिगड़ते हुए साफ महसूस हो गए थे। उसे अंदर तक सुकून पहुंचा था। रोज़ेदार पर तशद्दुद करने से गुनाह मिलता है। वो शरारत से मगर संजीदा लहजे में बोला। अब उलझन सुलझ गई थी तो हिस्सा मज़ा भी वापस आ गई थी। तो रोज़ेदार भी फजूल गोई से परहेज़ करे। ताशा ने दो बदू कहा तो वो खामोश हो गया। उसे कैंपस पहुंचाकर वो अपने कैंपस आया और फिर दोस्तों के साथ किसी दिन इकट्ठे इफ्तारी का प्लान डिस्कस करने लगा। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।